हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से संबंधित तो जो शॉर्ट्स नोट्स देखेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार में देखें तो मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, और इसके अलावा ये तकनीकी दृष्टि से दो प्रकार के हो गए मुख्यतः। इसमें अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, तो ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो 0 और 1 की डिजिटल तकनीक पर कार्य करते हैं, यानी बाइनरी तकनीक पर कार्य करते हैं 0 और 1 की, तो उन्हें जो है डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये अन्य तकनीकों की तुलना में ये अधिक तकनीक तीव्र गति से जो है ये शुद्ध परिणाम देता है। और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये जो है ये एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर के कार्य करने में सक्षम होता है। इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का जनक इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 1837 में इन्होंने एक एनालिटिकल जो है इंजन की अवधारणा के बाद इन्हें जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। 1837 में इन्होंने इसका खोज किया था। ठीक है, और विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई जिसको हम एएलयू कहते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर के उदाहरण के रूप में जो है स्वागत किया गया था। तो कंप्यूटर के जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। अब कंप्यूटर के विकास की बात करें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले उसमें CRT जान लीजिए क्या होता है। तो CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, इसको फुल फॉर्म बनता है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, CRT जो होता है कि वह वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती है, जिसमें से बीम को जो है फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए जो है हेरफेर किया जाता है। और टेलीविजन सेट पर जो है CRT के आमतौर पर जो है पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, तो एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन इसमें लगे होती हैं। और पारंपरिक कंप्यूटर में जो है CRT मॉनिटर ही होते थे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें किसका प्रयोग किया गया था। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई थी 1946 में, और ENIAC नामक एक कंप्यूटर के निर्माण से जो है प्रारंभ हुआ था। कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी का जो है काल कितना से कितने तक रहा था, तो 1946 से लेकर 1959 तक रहा था। ये याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण में आता है निर्वात नालिकाओं का प्रयोग, पंच कार्ड पर यह आधारित होता था, और संग्रहण के लिए जो है चुंबकीय ड्रम का इसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है, स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम का इसमें प्रयोग किया जाता था, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसमें निर्वात ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1959 से लेकर 1965 तक इसका कार्य मतलब माना जाता है, जहाँ तक जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लैंग्वेज दो इस्तेमाल किया गया, कोबोल और फोर्ट्रान, ये दोनों लैंग्वेज को विकसित किया गया और इसमें जो है प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इसमें ये 1965 से लेकर 1971 तक जो है इसका रहा ये, और इसमें जो है ट्रांजिस्टर की जगह जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप का जो है इस्तेमाल किया गया। तो ये 1965 से 1971 तक इसमें इसका इस्तेमाल किया गया। इसके अंतर्गत PL1 पास्कल बेसिक लैंग्वेज का विकसित किया गया और उसका इस्तेमाल किया गया, इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, और इसमें स्टोरेज में जो है रैम का प्रयोग किया गया था फर्स्ट टाइम। तो रैम का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया, इस तरीके से याद रखिएगा। फिर आता है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। ये 1971 से लेकर 1980 तक के कंप्यूटर्स को जो है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के रखा जाता है रेंज में। और इसमें जो है इन सबकी जगह पर इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया प्रथम। ठीक है, इसमें जो है C लैंग्वेज का विकास किया गया और उसका प्रयोग किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें प्रयोग किया गया MS-DOS, MS विंडोज और iOS यानी जो एप्पल में होता है, इसमें जो है ये सभी MS ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया गया और विकसित किया गया। तो ये सब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सारी चीज़ें हुई थी। फिर आता है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, ये 1980 से लेकर और अभी तक जो इस्तेमाल हो रहा है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसमें ULSI का प्रयोग किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और SLSI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से युक्त जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो है प्रयोग किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये अत्यंत तीव्र कंप्यूटर होता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत तीव्र होते हैं। इसमें पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC आदि का निर्माण और विकसित किया गया।
ठीक है, जो हम अभी आजकल आधुनिक रूप से जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ईमेल का प्रयोग किया गया, इंटरनेट WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया गया एवं इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई थी पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं तो माउस का आविष्कार जान लीजिए, पूछा जाता है। माउस के आविष्कारक का नाम है डगलस सी एंगलबर्ट। 1960 में इन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, परंतु इसका पेटेंट जो है इनके द्वारा 1970 में इसको करवाया गया था। पहली बार प्रयोग की बात करें तो 1973 में जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इसका किया गया था। भारत में प्रथम कंप्यूटर कौन सा इस्तेमाल किया गया, तो वो कहाँ पर इंस्टॉल किया गया, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था 1952 में। ठीक है, और यह प्रथम एनालॉग कंप्यूटर था जो ISI यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कोलकाता में इंस्टॉल किया गया था। कैलकुलेटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो पूछा जाता है तो ये डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है। ठीक है, कैलकुलेटर जो है डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति प्रकार करता है। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। 3G 4G 5G में G का मतलब क्या होता है, तो G का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखिएगा, परम 8000, और ये CDEC के द्वारा निर्मित किया गया था 1991 में। तो ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आउटपुट इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। तो कुछ इनपुट डिवाइस, कुछ आउटपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो उसमें OMR आता है, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर है इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस। MICR जो है इनपुट डिवाइस है। वेब कैम इनपुट डिवाइस। ATM इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है और स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो आउटपुट डिवाइस में कम है, इनको याद रखिएगा, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, LCD और कार्ड रीडर। ये इतने सारे आउटपुट डिवाइस हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। इसमें से एक भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या फिर इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ऐसी, या फिर इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब फिर आता है आगे इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के प्रकार, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो किसको कहते हैं, तो ये कागज के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क में जो है कार्य करता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये एक प्रकार का प्रिंटर इस तरीके से काम करता है। इसके उदाहरण में देखेंगे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है। ठीक है, और लाइन प्रिंटर है। ये तीन प्रिंटर जो आते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। एक अर्थ होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इंक रिबन और पेपर में सीधा संपर्क नहीं होता, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये तीन प्रकार के प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी में अगर देखें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक मेमोरी, एक होती है द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी को मेन मेमोरी डिवाइस कहते हैं, या फिर द्वितीयक मेमोरी को सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज के रूप में जानते हैं। प्राथमिक मेमोरी के तीन पार्ट हैं। ठीक है, स्थायी यानी कि नॉन वोलाटाइल, कैश मेमोरी, और अस्थायी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी। अस्थायी के अंतर्गत रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सिर्फ एक ही आता है, ये याद रखिएगा। और नॉन वोलाटाइल में PROM आता है, रोम आता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM आता है यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM आता है यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम के पार्ट हो गए जो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। और वोलाटाइल में सिर्फ रैम आता है, और एक होता है कैश जो कि दूसरी प्रकार के प्राथमिक मेमोरी होती है। स्टोरेज डिवाइस यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अगर हम देखेंगे तो उसमें आता है हार्ड डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, CD-ROM, CD-RW यानी कि CD-RW रीड राइट इसको कहते हैं, और फ्लॉपी डिस्क है, DVD है, और इसके अलावा पेन ड्राइव है। ये सभी क्या होते हैं, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के जो है पार्ट है। सेकेंडरी मेमोरी भी याद रखिएगा, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, DVD मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म बनता है। फिर इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे तेज या निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा, सबसे तेज प्रति यूनिट सबसे महंगा मेमोरी बताएगा जो रजिस्टर होता है। इसके बाद कैश मेमोरी होता है, इससे कम रैम में होता है, फिर उससे कम फ्लैश या USB मेमोरी में होता है, फिर उसके सबसे कम हार्ड डिस्क में, तो सबसे कम मैग्नेटिक टेप में होता है। तो सबसे धीमा होता है प्रति यूनिट सबसे सस्ता होता है, सबसे तेज जो होता है रजिस्टर होता है। कैश मेमोरी होता है प्रति यूनिट सबसे महंगा होता है, सबसे तेज होता है। कैश मेमोरी का लोकेशन CPU के सबसे पास होता है, जिसके कारण इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। जिन प्रोग्रामों अथवा निर्देशों का बार बार उपयोग किया जाता है उन्हें कैश
मेमोरी को अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। तो ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ ये निम्न में से अगर हम बात करें इसमें से, तो प्रयोग किया जाता है इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि एक KB में कितने MB है या फिर एक MB में कितने GB है। इस तरीके से क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है, बनता ही क्वेश्चन है अगर बनेगा तो। एक बाइट में होता है 8 बिट, ठीक है। 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट, और 1 मेगाबाइट यानी कि MB में 1 किलोबाइट यानी कि 1024 किलोबाइट होता है। किलोबाइट मीन्स KB, मेगाबाइट मीन्स MB, ठीक है। 1 गीगाबाइट मीन्स होता है, गीगाबाइट मीन्स GB, ठीक है, 1 GB। तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट यानी कि MB के। 1 टेराबाइट यानी कि TB बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के, ठीक है। 1 पेटाबाइट होता है, 1 PB यानी 1 पेटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट के, 1024 टेराबाइट के होता है। तो सबसे बड़ा इसमें अगर देखा जाएगा तो पेटाबाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी होता है, लेकिन ये इतना ज़रूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो पूछा जाता है, तो कोबोल लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। फोर्ट्रॉन की बात करेंगे तो फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। पास्कल लैंग्वेज की बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड फॉर ब्लाइस पास्कल, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसके अंदर C++, ऑब्जेक्टिव C आता है, और C हैशटैग, ये C लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक लैंग्वेज नहीं है, तो C++ होता है, ऑब्जेक्टिव C भी होता है, C हैशटैग जो होता है ये भी जो होता है ये लैंग्वेज होता है प्रकार का, ठीक है। रक्षा एप्लीकेशन और पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है, तो उसका नाम है एडा लैंग्वेज। एडा लैंग्वेज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया एडा लैंग्वेज क्या है, वो रक्षा एप्लीकेशन और पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है एडा लैंग्वेज, ठीक है। तो एडा लैंग्वेज। कोबोल का प्रयोग अगर हम बात करेंगे तो ये किस में प्रयोग होता है, तो व्यवसाय फाइनेंस में प्रयोग किया जाता है कोबोल का प्रयोग, तो ये भी याद रखिएगा। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो देखिए 2 टाइप सॉफ्टवेयर होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, पेंट आता है। इस तरीके से जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण की बात करेंगे तो ओरेकल, RDBMS, ये जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो ओरेकल RDBMS मीन्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS का फुल फॉर्म है, जो कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और एक होता है टैली जो होता है वो अकाउंटिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मुख्य काम क्या होता है, तो डाटा को सूचना में बदलना सॉफ्टवेयर का मुख्य काम होता है। इस तरीके से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सॉफ्टवेयर का इसमें से प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना होता है, तो वो होता है सूचना में बदलना। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैक OS है, ठीक है, लाइनक्स है, ये सब होते हैं ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल उदाहरण है, ठीक है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैक OS X है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, ऑपरेटिंग जो है सिस्टम के उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं, तो वो है लाइनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, लिब्रे ऑफिस है, यूनिक्स है, मैक और अपाचे, ये सब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डायरेक्ट। तो लाइनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, यूनिक्स, मैक, अपाचे, ये सब क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अब संचार से संबंधित क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो उसको देख लेते हैं। तो IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके अलावा डाटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है, तो उसको हम बैंडविड्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति सीमा जो होती है उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो ये याद रखिएगा। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन में देखें तो उसमें ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म बनता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं ईमेल से, ठीक है। ईमेल एड्रेस में जो एक होता है @ इस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और इसके अलावा डोमेन नेम को अलग किया जाता है, ठीक है। ईमेल हेडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये जान लीजिए। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल हेडर में कौन कौन सी चीज़ें इसमें से पाई जाती हैं, तो इसमें फ्रॉम होता है, टू होता है, CC होता है, BCC होता है, सब्जेक्ट होता है, ये सभी ईमेल हेडर में पाया जाता है इसके अंतर्गत और होता है, ठीक है। BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC होता है
कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये सारे ईमेल हेडर में आते हैं। ये सब क्या होता है कि वो क्षेत्र होता है हेडर, जिसमें आप ईमेल सामग्री यानी कि ईमेल कंटेंट एरिया के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ईमेल के लिए जो है SMTP, POP और IMAP का प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए सभी सर्वर हैं, सर्वर का प्रयोग किया जाता है। अब SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो POP है वो है POP 3, इसका प्रयोग किया जा रहा है। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो POP जो होता है, POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, जो ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने में सहायक करता है। और ये जो है प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है। और SMTP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सर्वर के मध्य जो है संचार नियम को स्थापित करना इसका मेन काम होता है। IMAP का अगर बात करें तो इसका एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, जिसका उपयोग जो है मेल सर्वर से मेल से रिसीव करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन इससे बनते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि इंटरनेट सेवा प्रदान करता है, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म जान लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और आने की संभावना है, इसलिए इसका फुल फॉर्म जो है जरूर याद रखिएगा, HTTP का फुल फॉर्म, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है इसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। www की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। इन्होंने इसका आविष्कार किया था। और ये जो है हाइपरलिंक, www जो है हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े सूचनाओं का विशाल समूह, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ये इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है, ठीक है। ये जो है इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा www का प्रयोग आप लोगों ने भी किया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो देखिए इतने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। पैन की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो अपने घरों के अंदर होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन होता है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म। WLAN होता है, ये वायरलेस लैन होता है, ठीक है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक होता है CAN यानी कि CAN यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म बनता है। एक मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, सबसे बड़ा वैन होता है इसमें से। तो ये इतना जो है कंप्यूटर के नेटवर्क के प्रकार हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट की याद रखिएगा Ctrl+K, डायरेक्ट पूछा गया इस तरीके से क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। Ctrl+H का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए प्रयोग करते हैं। Ctrl+A का प्रयोग ऑल कंटेंट ऑफ पेज को सेलेक्ट करने के लिए करा जाता है। Ctrl+V का प्रयोग सिलेक्टेड कंटेंट्स को बोल्ड हाईलाइटेड करने के लिए करते हैं, ठीक है। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए राइट एरो का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2016 में विंडोज को दो भागों में बांटने के लिए व्यू टैब पर क्लिक कर विंडोज ग्रुप में जाकर स्प्लिट बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। एक्सेल में डेटा डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन एंड नंबर राइट अलाइन होता है। डॉट बैट एक्सटेंशन जो होता है ये किसका होता है? तो ये एक्सटेंशन होता है PC बैच फाइल का। ये डायरेक्ट पूछा गया कि डॉट बैट एक्सटेंशन जो होता है ये किसका होता है? तो PC बैच फाइल याद रखिएगा। कैलिस्टोला, एरियल और सेंचुरी ये क्या है? तो ये सभी जो होते हैं ये एक फॉन्ट का नाम है, सभी ऐसे डायरेक्ट पूछा गया है, ये फॉन्ट के नाम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फॉन्ट के नाम होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल में जो है .xlx नाम से जो है सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि एक्सेल की अगर हम बात करेंगे एक्सटेंशन फाइल का नाम तो .xlx होता है। अब आता है MS ऑफिस। तो इसमें देखें तो F2 फंक्शन की जो F2 होता है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और F3 का प्रयोग विंडोज 10 में फाइल या फोल्डर को जो है सर्च करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। F4 की बात करें तो फाइल एक्सप्लोरर विंडोज के खुलने पर एड्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। F5 की बात करें तो एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड 2016 में अगर हम बात करें तो MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या फिर अक्षर की ऊंचाई पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है। ये डायरेक्ट पूछा गया कि कितने लाइन तक होती है? तो 3 लाइन तक होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। MS एक्सेल में जब एक मल्टी रो चेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है, ठीक है। MS वर्ड में अगर देखें तो Ctrl+C का प्रयोग फाइल की सामग्री को कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं। Ctrl+V का प्रयोग जो है पेस्ट करने के लिए करा जाता है, ठीक है।
इसके अलावा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में 3 चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। ये पूछा गया इस तरीके से डायरेक्ट कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, या इस तरीके से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट होता है, स्पेसिंग होता है और इंडेंटेंस होता है। ठीक है, इंडेंट्स होता है, 3 यही होती हैं। और अलाइनमेंट में 4 प्रकार के होते हैं, जस्टिफाई, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन। ये 4 प्रकार अलाइनमेंट के अंतर आता है। दूसरा ऑप्शन आता है स्पेसिंग, जिसमें स्पेस का मतलब जगह से होता है, जैसे कि बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग। ये 3 प्रकार के जो है स्पेसिंग होती है। और इंडेंट्स का मतलब होता है कि जगह को छोड़ कर लिखना। इनमें ऑप्शन होता है फर्स्ट लाइन इंटेंट, यानी कि पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन के सबसे पहले शब्द को थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, और लेफ्ट इंडेंट होता है इसी तरीके से। तो ये 2 चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। MS ऑफिस के अंतर्गत जो है मुख्यतः 4 प्रोग्राम होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। ये 4 प्रकार के प्रोग्राम MS ऑफिस के अंतर्गत मुख्यतः होते हैं। MS एक्सेल खोलने के समय जो है डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट एक साथ, मतलब 3 वर्कशीट के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से ओपन होती हैं। तो ये पूछा गया था डायरेक्ट कि कितने वर्कशीट के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से ओपन होते हैं, तो 3। ठीक है, और अधिकतम वर्कशीट की संख्या एक वर्कबुक में 255 होता है, ये भी याद रखिएगा। विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को डेस्कटॉप कहा जाता है। कंट्रोल प्लस एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .wav, ये साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। MS वर्ड का होता है .doc। ठीक है, MS पेंट का होता है JPG फॉर्मेट और MS पावर पॉइंट का होता है PPT फॉर्मेट। ठीक है, PPT फॉर्मेट। तो ये हो गया फॉर्मेट इसका एक्सटेंशन। अब कुछ फुल फॉर्म है उनको जान लीजिए, जैसे कि CRC का फुल फॉर्म पूछा गया था, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अलावा ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। COBOL का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोमल का फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का नाम है। एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके अलावा DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस तरीके से ये कुछ फुल फॉर्म हुए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जाइए प्यार से बढ़िया अच्छे से कोई पेपर दीजिएगा और मिलते हैं एग्जाम के बाद। तब तक के लिए थैंक यू।